गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी मीडियम। आपका जो खंड है वो है सहायक वाचन। सहायक वाचन का पहला पाठ है आपका लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। इसके हम आज क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पाठ का, इस पाठ में लगभग 8 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज हम उनको करेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। पहला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, अमरकंटक पहुंचने के लिए लेखक द्वारा बनाए गए मार्ग की रूपरेखा लिखिए। तो अमरकंटक पहुंचने के लिए लेखक ने कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पेंड्रा रोड स्टेशन पर प्रातःकाल अपनी आंखें खोलीं। पेंड्रा रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा बस द्वारा करनी थी। रात का गहन अंधकार हमारे चारों ओर था। हमारी जीप पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ रही थी। चारों ओर वृक्ष थे। ये वृक्ष हवा के कारण तेजी से हिल रहे थे। ठंड के दिन थे। ठंडी हवाएं हमारे शरीर को छू रही थीं। इस प्रकार पहले रेल से फिर बस और जीप के द्वारा हमने अमरकंटक का मार्ग तय किया। इस प्रकार ऊंची नीची पहाड़ियों और चट्टानों को पार करते हुए हम अमरकंटक पहुँचे। ये था आपका पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका कपिल धारा नामकरण से लेखक ने कपिल धारा को किस तरह से व्याख्यायित किया, मतलब कैसे व्याख्या की है ना। तो कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तपस्या का स्थान है। यहाँ बैठकर न जाने कितने मुनियों ने तपस्या की थी। इस तथ्य को सत्य मानते हुए लेखक ने यह माना कि कपिल मुनि ने यहीं पर तपस्या की थी। नर्मदा की क्षीण धारा जब उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाती, तब वह कपिल धारा के रूप में पर्वतों पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है। तब नर्मदा स्फटिक देशी सफ़ेदी प्रकट होती है। अतः कपिल धारा का नाम लेखक को बार बार कपिला गाय से जोड़ रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कपिल धारा का नामकरण कपिला गाय की सफ़ेदी के आधार पर ही किया गया है, क्योंकि नर्मदा की जलप्रपात अपनी आकृति व रंग रूप में एकदम कपिला गाय की भांति सफ़ेद दिखाई देता है। इसी जलप्रपात के नीचे की ओर एक अन्य छोटा प्रपात है। यह प्रपात लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। इसे दूध धारा का नाम दिया गया है। क्लियर। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका मधु छत्रों का वर्णन करते हुए लेखक ने मधु को प्राप्त करने की क्या विधि बताई। मधु मतलब शहद। मधु छत्रों का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा कि अमरकंटक के घने जंगलों के मध्य मधु छत्रों का निवास है। अमरकंटक अपने बीहड़ों में एक अनोखा मधु छरित जो है करता है। इसे प्राप्त करने के लिए ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करके चट्टानों में लटके मधु छत्रों से मधु प्राप्त किया जा सकता है। मधु शहद में 2 तत्व विद्यमान है, भय और हर्ष। भय मधुमक्खी काटने का तथा हर्ष मधु को प्राप्त करने का। मधु को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम भय को त्याग दें। भय रहित होकर ही मधु का पान हर्ष के साथ किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, कुआं पर पनिहारने क्या कर रही थी, वे किसके गीत गा रही थी। यहाँ पर कुएं पर पनिहारने पानी भर रही थी और वे नर्मदा माई के गीत गा रही थी। प्रश्न क्रमांक 5, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन किस तरह से किया गया है। तो पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा जिस ऊंचाई से अपना आकार ग्रहण करती है उसकी कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन नर्मदा बहुत शांत नदी है और शांति से विस्तार लेती है। पुराणों में कहा जाता है कि नर्मदा नदी का जन्म शंकर जी के श्रम शिखरों पसीने की बूंदों से हुआ है। शंकर जी के मस्तक पर जो श्रम के कारण पसीने की बूंदें थीं, उसे नर्मदा नदी का रूप लिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि पुरुष के श्रम शिखरों से भी नर्मदा नदी का विस्तार संभव है। गोंडवाना की इस आदि भूमि पर करोड़ों वर्ष पूर्व नर्मदा का अस्तित्व था। इसी कारण इस नदी को सनातन नदी भी कहा जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। तो नर्मदा और सोन के विषय में इस प्रकार की लोक कथा प्रचलित है। ये लोक कथाएं इतिहास के अमृत कुंड हैं। ये धाराएं इतिहास की हैं और अनेक रूपों में फूटती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई होगी, लेकिन कुछ भूभौतिक परिवर्तनों के कारण लोगों ने इसे कथा रूप दे दिया है। संसार में ऐसा प्रचलित है कि सोन और नर्मदा की प्रणय कथा मिथकीय सृष्टि है। यह कथा अमरकंटक में ही जन्म लेती। महाभारत में भी इस तथ्य की चर्चा है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शोण और ज्योतिरथ्या नदी के संगम पर तर्पण करते हैं, वे अपने देवताओं और पितरों को
प्रसन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, माई की बगिया। ये प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है आपका। माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो माई की बगिया नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा ऊपर है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। यह बगिया पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। यहाँ एक जल धारा भी प्रवाहित होती है। यहाँ पर अनेक मंदिर भी हैं। बगीची का रूप सुव्यवस्थित नहीं है। यहाँ गुलाब कली के फूल खिले हुए हैं। माई की बगिया ऐतिहासिक तथ्यों की ओर संकेत करती है। एक बात का बहुत आश्चर्य है, माई तो नर्मदा नदी ही है। नर्मदा बचपन में अपने सखियों के साथ खेलने आती थीं। वे नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हो गईं। तब उनकी सहेलियां उनके वियोग में गुलबकावली बन गई। यह एक सुंदर और मनोहर स्थान है। यहाँ फूलों की एक विशेष प्रकार की दवा बनाई जाती है। यह दवा आँखों को ठंडक पहुँचाती है और नेत्रों को निरोगी बनाती है। क्लियर? तो माई की बगिया का जो आपने यहाँ वर्णन देखा। अगला और जो अंतिम प्रश्न है आपके इस पाठ का, प्रश्न क्रमांक 8, विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली एक सीधी सादी नदी ने अपने वेगवान आचरण से दी है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तो लेखक का कथन है कि अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी यद्यपि बहुत ही सरल और शांत प्रवृत्ति की है। यह नदी एक प्रकार से नवीन जीवन प्रदान करने वाली है। लेखक ने इस नदी से अपनापन प्रकट करने का प्रयास करते हुए कहा है, जिस प्रकार नर्मदा नदी विषम परिस्थितियों में शांत भाव से अडिग रहकर बहती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में शांत नर्मदा नदी की भांति जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर ये बताया है, यदि कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो उस समय हमें बहुत शांत रहना है ना, क्रोध नहीं करना है। और क्या होगा, जिस प्रकार जो नदी की धार है उसी प्रकार यदि हमारी कभी कभी समस्या हमारे शांत रहने से क्या हो जाती हैं, बहकर दूर चली जाती हैं। लेखक के कथन का अभिप्राय यह है कि शांत नर्मदा ऊंची नीची पहाड़ियों और चट्टानों से निकलती हुई निरंतर बहती रहती है और पत्थरों को भी झुका देती। इसी प्रकार मानव को भी विषम परिस्थितियों में निर्भीकता पूर्वक निरंतर नर्मदा की भांति गतिशील रहना चाहिए। क्लियर? तो ये था आपका पाठ, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। इसके प्रश्नोत्तर आज हमने समझे हैं। आपको अब होमवर्क में क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखना है और इससे क्वेश्चन आंसर्स को समझकर अपनी कॉपी में नोट करना है।